द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस ने इस बुक के चैप्टर 1 में बताया है कि उन्होंने यह बुक क्यों लिखी, जो चैप्टर का टाइटल भी है। और आज हम इस एपिसोड में इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि मार्क डगलस ने यह ग्रेट बुक क्यों लिखी। हाय, हिंदी ऑडियो बुक पे आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं। बुक की शुरुआत करने के बारे में डगलस कहते हैं कि साल 1982 की गर्मियों में जब उन्होंने इस बुक पर काम करना शुरू किया, तब फ्यूचर्स ट्रेडिंग यानी वायदा कारोबार के लगभग हर डायमेंशन में ग्रोथ हुई थी। उस समय ब्रांड न्यू एक्सचेंज, नए कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा एडवाइजरी और न्यूज सर्विस, बुक्स और पब्लिकेशंस की बढ़ती वैरायटी और पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम, जिनमें से ज्यादातर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा मार्केट को ट्रैक करना आसान बनाते थे। हालांकि ट्रेडिंग से संबंधित सर्विसेज में जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद एक इनेस्केपेबल फैक्ट बना हुआ था, जो यह था कि अभी भी सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स का एक बहुत छोटा ग्रुप है जो मार्केट से प्रॉफिट का सबसे बड़ा परसेंट लेता है, जो कि साल दर साल बाकी सभी ट्रेडर्स यानी नेट लूजर्स के 90% से भी ज्यादा का है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक ट्रेडर द्वारा कमाई प्रॉफिट का प्रत्येक रुपया दूसरे ट्रेडर द्वारा खोए गए रुपए के बराबर होता है। यदि कुछ ट्रेडर्स लगातार बड़े पैमाने पर पैसे बना रहे हैं तो उनका प्रॉफिट सीधे उन हजारों अन्य ट्रेडर्स की जेब से आ रहा है जो बहुत ईमानदारी से अपने डेली विनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से कुछ बहुत सक्सेसफुल पब्लिक फिगर ट्रेडर्स हैं, लेकिन ज्यादातर तो केवल शिकागो या न्यूयॉर्क एरिया में ही जाने जाते हैं। इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हर कोई यह जानना चाहता है कि वे इस जीत के लिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ट्रेडर्स के इन दो ग्रुप्स के बीच बड़ा डिफरेंस यह है कि इनमें से एक विनर्स की स्मॉल माइनॉरिटी है और दूसरा लूजर्स की वास्ट मेजॉरिटी, जो जानना चाहते हैं कि विनर्स को ऐसा अलग से क्या पता है जो उन्हें पता नहीं है। इसमें अंतर यह है कि जो ट्रेडर्स वीकली, मंथली और ईयरली बेस पर कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, वे मेंटल डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं। जब उनकी सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और मार्केट्स के फ्लो के साथ चलने के लिए अपने माइंड को बदलने की एबिलिटी नहीं सीखी थी, तब तक वे ट्रेड से पैसा बनाने में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए थे। डगलस सबसे पहले यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से, माइंड को बदलना सीखने के कमिटमेंट से किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज, फिर चाहे वह न्यूज सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, नए एक्सचेंज, टेक्निकल या फंडामेंटल ट्रेडिंग सिस्टम, जो कुछ भी हो, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा, डगलस के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च से उन्होंने पाया है कि सभी ट्रेडर्स, जिनमें विनर्स और लूजर्स दोनों ही शामिल हैं, वे कुछ बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं। वे सभी अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में भ्रम, हताशा, चिंता और विफलता का दर्द अनुभव करते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो पैसा बनाने के लिए इन स्टेप्स से गुजरते हैं, वे इसका सामना करते हैं और कुछ बहुत ही कठिन साइकोलॉजिकल इश्यूज के माध्यम से काम करते हैं और सोचते हैं कि उनका ट्रेडर्स होने से क्या मतलब है, और इन्हें विनिंग और चेंज की इस प्रोसेस में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि यह सबसे अच्छे ट्रेडर्स के लिए भी सही है। मार्क का आगे कहना है कि यह जरूरी नहीं कि हम में से किसी के जन्म के साथ ही सफलता की कुंजी कही जाने वाले गुण, सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल हमें गिफ्ट में मिले हों। इसके विपरीत ये ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम कुछ मेंटल स्किल्स को सीखकर प्राप्त करते हैं। इन मेंटल स्किल्स को प्राप्त करना अक्सर ट्रायल एंड एरर की लर्निंग प्रोसेस से सीखा जाता है, जो फाइनेंशियली रूप से बहुत ही महंगा सौदा साबित हो सकता है और आमतौर पर इमोशनल पेन और सफरिंग से भरा होता है। ट्रेडिंग में ट्रायल एंड एरर अप्रोच के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को पूरा करने से पहले ही अपना सारा पैसा खो देते हैं और दूसरे ट्रेडर्स
जिनके पास ट्रेड करने के लिए पर्याप्त धन होता है, वे कभी भी उस साइकोलॉजिकल आघात के प्रभाव से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं जो उन्होंने खुद को लगातार यह सीखते हुए लगाया है कि वे सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे करें। आज के और पुराने सभी महान ट्रेडर्स दोनों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि वे क्या करते हैं, वे इसे कैसे करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां उन्होंने प्राप्त किया वहां पहुंचने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वे क्यों और कैसे उठाए। बहुत से लोग मार्केट और उसके बिहेवियर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे दूसरों के साथ खुशी से शेयर करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे एक व्यक्ति के रूप में अपने बिहेवियर के बारे में जानते हों। हालांकि वे अक्सर उन लोगों को चेतावनी देते थे जिन्होंने यह समझने के लिए नॉलेज की डिमांड की थी कि दुनिया के सभी मार्केट नॉलेज उन्हें तब तक अच्छा नहीं करेंगे जब तक कि वे जरूरी सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को नहीं अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, अपने घाटे को तुरंत कम करें एक महान सलाह है जिसका उदाहरण अक्सर ट्रेडिंग विजडम के एक्सियम यानी स्वयं सिद्ध के रूप में दिया जाता है। लेकिन आप किसी को यह कैसे करना है यह सिखाने के लिए आवश्यक कदमों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, विशेष रूप से जब वह एक ऐसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो परपेचुअल मोशन में है, और अगर उसे लॉस हुआ है तो हमेशा उसे पॉसिबिलिटी प्रदान करेगा कि मार्केट वापस उसी पॉइंट पर आ रहा है जहां उसने खरीदी की थी। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसका पैसा और आत्मसम्मान दांव पर है और मार्केट का वापस आना हमेशा एक वाइबल पॉसिबिलिटी है, फिर चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, तो आप देख सकते हैं कि यह समझना कितना मुश्किल है कि उसे अगर नुकसान हुआ है तो उस पर कट लॉस लगाने की आवश्यकता क्यों है। यह समझाना और भी मुश्किल है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है जो उसके यूनिक साइकोलॉजिकल मेकअप को सूट करता हो। इस प्रकार के विजडम को कैसे लागू किया जाए, यह समझाने का सबसे आसान तरीका है, या वास्तव में इसे समझाए बिना भी यह कहा जा सकता है कि ठीक है, यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल सीखने की आवश्यकता है। मार्क को यह विश्वास नहीं है कि इस प्रकार की अस्पष्ट सलाह जानबूझकर मुख्य रूप से दो कारणों से दी जाती है, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें आसानी से समझाया या समझा नहीं जा सकता है। हम सभी शब्दों को बहुत सुनते या पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसे आप इन कंसेप्ट्स में से किसी एक को डिफाइन करना जानते हैं, जब भी आप यह पूछेंगे तो आपको एक लंबा पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। दूसरा, आज के सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने मैप्स, साइन पोस्ट या गाइडलाइंस के बिना अपनी यात्रा शुरू कर दी, या यह जाने बिना कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपने भाग्य को एक्यूमुलेट करने के लिए उन्हें कहाँ एंड अप करना था ताकि वे बेनिफिट में रहते। उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन और रीएडजस्टमेंट के माध्यम से उस ट्रेडिंग वर्ल्ड का पता लगाना था जो बहुत डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग वाला था। इस बारे में कोई सफाई दे सकता है कि वे मोर और लेस हर मिस्टेक से सीखते हुए लड़खड़ा गए थे, जिससे कई गलतियां फाइनेंशियली और इमोशनली रूप से विनाशकारी थी। कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने शायद महसूस किया कि उनके बारे में कुछ बदल गया था, क्योंकि नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी जो उन पर क्रोध, तनाव, चिंता और भय जैसे बहुत ही नेगेटिव इमोशनल इम्पैक्ट डालती थी, वह इम्पैक्ट अब नहीं रहा। मार्केट की सभी पॉसिबल कंडीशन के लिए उचित रूप से रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्हें अपने आप में कुछ हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल और बताए नेगेटिव इमोशंस के बीच सीधा संबंध होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और डर और कुछ नहीं, केवल स्टेट ऑफ माइंड है जो एनवायरनमेंट में समान है लेकिन केवल डिग्री से अलग होते हैं। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, उसके भ्रम, चिंता और भय की मात्रा प्रोपोर्शनली रूप से समाप्त हो जाती है। यह कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होता है क्योंकि लोगों ने बिना किसी हेजिटेशन के जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने के लिए खुद पर भरोसा करना सीखा है। इस तरह के सेल्फ ट्रस्ट के परिणाम स्वरूप उन्हें अब मार्केट्स के अनप्रेडिक्टेबल और अनिश्चित बिहेवियर से डरने की आवश्यकता नहीं होगी।
डगलस कहते हैं कि हालांकि वे यहाँ जो मुख्य पॉइंट बना रहे हैं वह यह है कि चेंज की जो प्रोसेस यहाँ शुरू हुई है वह प्रत्येक इंडिविजुअल ट्रेडर के मेंटल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल मेकअप में थी। न कि बाजार बदले, न ही यूज किए गए टूल्स बदले तो केवल ट्रेडर बदले। अब जब ट्रेडर अपने पर्सनल डेवलपमेंट में एक ट्रांजिशन से गुजरते हैं और ट्रायल एंड एरर के बेस पर एक नई स्किल सीखते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि वे उस लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखेंगे, खासकर उस प्रोसेस की जिसकी दर्द, चिंता और हताशा विशेषता थी। जाहिर है, अगर किसी को ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने अभी जो स्किल सीखी है उसे कैसे हासिल किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए किसी और को यह समझाना बेहद मुश्किल होगा कि उन्होंने उसे कैसे सीखा है। इसके अलावा जब ट्रेड की बात आती है, तो एक बार जब कोई उस तरह का पैसा कमाता है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था, तो इन एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स को एक इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा खर्च करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे अन्य लोग सीख सकें और कुछ लाभ प्राप्त करें। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने, यह समझाने के लिए एक ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक स्किल से पूरी तरह से अलग स्किल की आवश्यकता होती है। डगलस कहते हैं कि इस बुक को लिखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए लर्निंग प्रोसेस और जिस तरह का पर्सनल चेंज आवश्यक था वह उस तरह की लर्निंग प्रोसेस से अलग था जिसे मार्क ने एक ट्रेडर के रूप में महसूस किया था कि इस तरह की बुक की आवश्यकता क्यों है और इसे क्यों लिखा जाना चाहिए। इसके लिए एक लर्निंग प्रोसेस को चुना गया और दूसरे को मजबूरीवश छोड़ा गया। मजबूरी से मार्क का मतलब यह है कि उन्हें अपना घर, अपनी कार और प्रैक्टिकली रूप से बाकी सब कुछ खोना पड़ा, जिससे उन्हें कुछ ऐसे तरीके सीखने पड़े जिनसे ट्रेडिंग के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत थी। उनकी सारी संपत्ति खोना एक कंप्लीट लाइफ अल्टरिंग यानी पूर्ण जीवन परिवर्तनकारी एक्सपीरियंस था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने उन्हें डर के नेचर और किसी व्यक्ति की प्रभावी ढंग से ट्रेड करने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस एक्सपीरियंस से उन्हें जिस तरह की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई वह एक ऐसे लर्निंग प्रोसेस का प्रकार है जिसे वे फोर्स्ड अवेयरनेस यानी मजबूर जागरूकता कहते हैं। यह वह जगह है जहां वे जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे उसकी प्रकृति और विशेषताएं उनके विचार से बहुत अलग थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन की अपनी परसेप्शन को ब्लॉक करने के लिए मेंटल डिफेंस किया। अंततः उन्हें मार्केट द्वारा अपने बारे में कई ऐसी बातों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जिस पर वे विचार ही नहीं करते। जब उनकी आइडेंटिटी के एक मेजर पार्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी एक्सटर्नल सिंबल चले गए, तो उनके पास कोई अन्य चॉइस नहीं थी। तब उन्हें खुद को नए और अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। डगलस के साथ ये घटनाएं मार्च 1982 में हुई। उस समय वे मेरी लिंच कमोडिटी के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफिस में एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे। एक साल से भी कम समय में जून 1981 में वे डेट्रॉयट से चले गए। उन्होंने शिकागो जाने और एक ट्रेडर बनने के लिए मिशिगन और सक्सेसफुल करियर दोनों को छोड़ दिया। वे मैरी लिंच के लिए काम करने गए थे, क्योंकि उनके पास बोर्ड ऑफ ट्रेड या शिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज में सीट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि वे उस समय सीट लीज पर भी ले सकते थे। डगलस के पास शिकागो के गोल्ड कोस्ट पर एक महंगा अपार्टमेंट और एक पोर्श था। वे डेट्रॉयट के एक शहर में एक घर भी मेंटेन कर रहे थे जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड और उसकी 2 बेटियां रह रही थी, और मार्क दोनों शहरों के बीच लगभग हर सप्ताह के अंत में उनसे मिलने के लिए गाड़ी या प्लेन से आया जाया करते थे। वे सक्सेसफुल होने के लिए एक्सट्रीम फाइनेंशियल प्रेशर में थे, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल का खर्च उनके सामर्थ्य से कहीं अधिक था। जब तक वे एक ट्रेडर के रूप में बड़ा नहीं बन जाते, तब तक खुद को उस तरह की स्थिति में रखने के लिए लिए गए डिसीजन के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन होगा। जब तक वे शिकागो गए, तब तक वे 2 साल से भी अधिक समय से ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने जाने से पहले 2 बार अपनी सारी ट्रेडिंग कैपिटल खो दी थी।
बेशक वे जल्दी से सेविंग करेंगे और फिर से शुरू करेंगे। सक्सेस का उनका थोड़ा सा समय और कुछ विनिंग ट्रेड यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि वे कोशिश कर रहे थे। एक बार वे एक ट्रेड पर $1 मिलियन के 1/3 से अधिक बनाने के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने बड़े कदम से ठीक पहले इसे वापस खींच लिया। इसने उन्हें तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से ट्रेड करने लगे और सक्सेस होने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गए। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने उन सभी बुक्स को खरीदने का फैसला किया जो उन्हें उस समय मिल सकती थी और उन सभी सेमिनारों में भाग लिया जिनका वे खर्च उठा सकते थे। उनके द्वारा पढ़ी गई सभी बुक्स में कहा गया है कि यदि कोई फाइनेंशियल प्रेशर की कोई बड़ी डील है तो ट्रेड करना या सक्सेस को बनाए रखना सीखना बहुत मुश्किल है। यदि उस समय आपके पास लिमिटेड ट्रेडिंग कैपिटल है तब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की उम्मीद न करें। यदि आप कम पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे स्पष्ट रूप से इन दोनों रूल्स का वायलेशन कर रहे थे क्योंकि उनके लाइफस्टाइल के रिलेटिव उनके पास बहुत कम ट्रेडिंग कैपिटल थी जिसे खोना वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास और भी कई एविडेंस थे कि कुछ भी उनके फेवर में नहीं था, यह साबित करते थे। वे शिकागो इसलिए आए थे क्योंकि उनका मानना था कि वे यहाँ पर ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो ट्रेड करना जानते हैं, जिनसे वे भी सीख सकते हैं कि वे एक्शन के करीब कैसे पहुंच सकते हैं। मार्क मैरी लिंच कमोडिटी में जहां काम करते थे, उसके दूसरे सबसे बड़े कमोडिटी ऑफिस में 38 अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे। मार्क यह जानकर चौंक गए थे कि वे ही अकेले ऐसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे जिनके पास अपने पैसे से ट्रेड करने का कोई एक्सपीरियंस था। फिर उन्हें यह जानकर और भी धक्का तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि इनमें से किसी भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऐसा कस्टमर भी नहीं था जो पैसा कमा रहा था। वास्तव में टिपिकल कस्टमर्स ने 4 महीनों के अंदर अंदर अपनी मूल हिस्सेदारी खो दी थी। डगलस को सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब उन्होंने जितना संभव हो सकता था उतने फ्लोर ट्रेडर्स से यह विश्वास करते हुए मिलना और दोस्ती करना शुरू किया कि अगर ऑफिस के लोग पैसा बनाना नहीं जानते हैं तो फ्लोर ट्रेडर्स को निश्चित रूप से ऐसा करना आता ही होगा। लेकिन फिर से वही ढाक के 3 पात। उन्हें यहां भी वही स्थितियां मिली जो ऑफिस में मौजूद थी। मुट्ठीभर फ्लोर ट्रेडर्स के अलावा उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लगातार पैसा कमा रहा था, जो कंफ्यूज्ड नहीं था या यह जानता था कि वह क्या करना चाहता है और फिर वह किया। मार्क यहां यह नहीं कह रहे हैं कि वे उन ट्रेडर्स से नहीं मिले जिन्होंने कभी पैसा नहीं बनाया था, वे तो बस इसे बनाए नहीं रख सके। वे उन कई ट्रेडर्स को जानते थे जो ट्रेड के पहले कुछ घंटों में $2,000 या $3,000 कमा लेते थे, लेकिन वे हमेशा इसे वापस खो देते थे। यहाँ हर कोई एक ही तरह की प्रॉब्लम और मिस्टेक से पीड़ित लग रहा था, लेकिन जिसे वास्तव में कोई प्रॉब्लम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली मार्केट्स के नेचर ने किसी भी चीज का सामना करना आसान नहीं किया जिसे एक समस्या के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि अगले ट्रेड में हमेशा किसी की लाइफ में सब कुछ इरेलेवेंट लगने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर नेक्स्ट ट्रेड आपको अमीर बना सकता है तो किसी भी चीज की डील क्यों करें। मार्क जिन ट्रेडर्स को जानते थे, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, वे इस प्रकार की बड़ी ट्रेड मेंटेलिटी से प्रभावित थे। वास्तव में मार्क की बड़ी ट्रेडिंग मेंटेलिटी इतनी बड़ी थी कि वे कई ट्रेडों में 500 से 700 का प्रॉफिट लेने से भी मना कर देते थे, जबकि उन्हें पता था कि यह संभव था। यह वास्तव में बेतुका लग सकता है, लेकिन वे इतनी छोटी अमाउंट का प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें उस समय ऐसा लग रहा था कि मार्केट उनकी जरूरत या अपेक्षा के मुकाबले इतनी कम अमाउंट की पेशकश करके उनकी इंसल्ट कर रहा है। जैसे जैसे मार्क की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी हताशा भी बढ़ती गई और निश्चित रूप से उन्हें अपने आसपास चल रही किसी भी चीज से आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन वे अभी भी इस विश्वास पर कायम थे कि वे इन कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मार्च 1982 तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फाइनेंशियल फ्रीडम के ड्रीम को आगे बढ़ाने के लिए शिकागो जाने के केवल 8 महीने बाद उनके पास अपनी नौकरी, अपार्टमेंट, कपड़े, एक टीवी और एक बेड के अलावा कुछ नहीं बचा था। अगर कहा जाए तो रातों रात
उनकी आइडेंटिटी को वैलिडेट करने वाले लगभग सभी सिंबल उनके हाथ से चले गए। डगलस के सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक बड़ा पार्ट, जो उनका घर, कार, विशेष रूप से क्रेडिट आदि सभी, मार्क का फ्लोलेस क्रेडिट बनाए रखना कुछ ऐसा था जिस पर उन्हें हमेशा गर्व रहा है। अब मार्क के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होने की संभावना के लिए बहुत सारे सबूत नहीं थे, क्योंकि ऐसा हो चुका था, लेकिन उनका एक हिस्सा था जो इस सबूत के साथ सीधे टकराव की अनुमति नहीं देता था। उनके आसपास चल रही उन सभी चीजों के लिए बहाना बनाना बहुत आसान था जो उनसे जुड़ नहीं पाई। सभी परस्पर कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन का सामना करने या उन पर विचार करने से इनकार करने से काफी स्ट्रेस हुआ, और स्थितियों को और खराब करने के लिए उन्हें यह इंटेंस फेयर था कि वे सब कुछ खो देंगे। लेकिन फिर से उन्होंने इस डर को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश की और इसे अपने दिमाग में कहीं डाल दिया जहां वे इसे महसूस नहीं कर सकते थे। फिर भी उनका एक हिस्सा रहा होगा जिसने उनके इस पतन को महसूस किया, अन्यथा वे डर से इतने कंफ्यूज्ड क्यों होते। लेकिन वे इनमें से किसी का सामना कैसे कर सकते थे जब उनके पास इस इम्बैलेंस को दूर करने का कोई तरीका नहीं था जो इन सभी चीजों को खोने से पैदा होगा। यहाँ डगलस का मतलब है कि वे अपने बारे में जो मानते थे और इन बिलीफ्स को वैलिडेट करने वाली चीजों के बीच इम्बैलेंस है। वैसे मार्क को यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्रिटिकल लेवल तक बिगड़ती गई, उनका मेंटल डिफेंस भी टूटने लगा। तब उन्होंने अंततः वह करने की इनेविटेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जो उन्हें विश्वास था कि फेलियर का अल्टीमेट एक्ट बैंकक्रप्टी यानी दिवालियापन था। इस एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप मार्क के अंदर बहुत सी चीजें बदल गई और जीवन में बड़े बदलावों से निपटने के लिए मजबूर किसी और की तरह उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। पहली बात जो हुई वो काफी सरप्राइजिंग थी। वह यह थी कि उनका तनाव दूर हो गया और उन्होंने राहत की एक बड़ी सांस ली, जिसका अनुमान लगाने, डरने या बचाव करने के लिए इतनी सख्त कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जिस समय वे अपने सबसे बुरे डर से गुजर रहे थे, तब उनके बारे में उन्होंने पाया कि वास्तव में उस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं था जिससे वे निपट नहीं सकते थे। यह वास्तव में उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था कि यह कैसे होगा। वे अभी भी जीवित और स्वस्थ, सोचने और कार्य करने में सक्षम थे, और अब वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में एबिलिटी टू थिंकिंग की सराहना करने लगे। सराहना की यह भावना उनकी आइडेंटिटी की बेसिक नेचर के बारे में उनकी समझ और ज्यादा गहरी समझ में बढ़ने लगी। मार्क ज्यादातर समय यह विश्वास करते हुए बड़े हुए कि वे कौन थे जिसमें उनकी चीजें शामिल थी। उनके पास जितनी अधिक संपत्ति थी, उसने उन्हें उतना ही अधिक व्यक्ति बनाया। उन्होंने जो महसूस करना शुरू किया वह यह है कि वे उन चीजों से कहीं अधिक थे जो उन्होंने जमा की थी। जब मुखौटा हटा दिया गया तो इसने उन्हें इस गहरे डायमेंशन को महसूस करने की इजाजत दी कि इस पॉइंट तक उन्हें इन नई जागरूकताओं का थोड़ा सा भी आभास था। बदले में उन्हें यह समझने में मदद मिली कि कैसे गलत होने और कुछ खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में कम कर लेते हैं। वे यह सीखने लगे कि अपने आप को गलत होने की अनुमति देने की एक निश्चित स्वतंत्रता थी। जब तक कि अनुभव से कुछ सकारात्मक और उपयोगी नहीं सीखा जाता, तब तक शायद असफलता जैसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि उन्होंने इन पर्सनल एक्सपीरियंस को रिलेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक को छोड़कर वे विशेष रूप से असामान्य थे। हर कोई जानता है कि ऐसे कई ट्रेडर्स हैं जो अपना सब कुछ खो देते हैं, और भले ही उनमें से कुछ अपने बारे में उसी तरह की जागरूकता के साथ आएंगे, वे फाइनेंशियल आवश्यकताओं को देखते हुए एक ट्रेडर के रूप में ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। मार्क भी ट्रेड जारी रखने की फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं थे, सिवाय इसके कि उनके पास अभी भी मेरिल लिंच में नौकरी थी। वास्तव में उनके लिए यह हमेशा की तरह बिजनेस था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। वे निश्चित रूप से अपने कस्टमर्स या ऑफिस में किसी को भी अनाउंस करने वाले नहीं थे कि उन्होंने दिवालियापन के लिए अपनी याचिका दायर की थी।
अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका काम उन कुछ चीजों में से एक था जो उनके पास बचा था, और जहां तक मार्क का संबंध है, यह उनके एक अच्छे ट्रेडर होने पर निर्भर था। यह डगलस के लिए एक की डिफरेंस है जो अंततः इस बुक की क्रिएशन की ओर ले जाता है। वे सौभाग्यशाली थे कि हालांकि उनके पास अपने पैसे नहीं थे, फिर भी वे ट्रेड जारी रखने में सक्षम थे। हालांकि जो प्रमुख साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे थे, वे मार्क को अपने इनर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की कंडीशन के विभिन्न तरीकों की जांच और अध्ययन करने के लिए एक यूनिक पोजीशन में डाल दिया, और आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट में उन्होंने जो अनुभव किया उसे भी प्रभावित किया। इनर और आउटर के बीच का यह रिलेशन हमेशा इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन इस स्थिति में यह इनेस्केपेबल था। उन्होंने सीखा कि मार्केट ट्रेडर्स को वैल्यू मूवमेंट से प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, और ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली परपेचुअल मोशन में है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां व्यक्ति को अपने स्वयं के रिजल्ट्स बनाने की फ्रीडम होती है, जो एवरीडे सोशल लाइफ में मौजूद कई बाधाओं से मुक्त होता है। ये कभी न खत्म होने वाले अवसर मार्केट को ट्रेडर्स के एटीट्यूड का एक परफेक्ट मिरर बनाते हैं। ट्रेडर उस मूवमेंट में क्या देखता है और वह इसके बारे में क्या कर सकता है, इस पर मार्केट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। सभी चॉइस को एक्सपीरियंस में बदलने की सारी पावर प्रत्येक ट्रेडर के माइंड में रहती है। उदाहरण के लिए, अगर डगलस मार्केट को एक खतरे के रूप में देखते और इस बात से डरते कि यह उनसे क्या छीन सकता था, तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आउटर कंडीशंस वास्तव में उन्हें किसी तरह से धमकी दे रही थी। यह उनके लिए बहुत स्पष्ट हो गया था कि उनका डर घटनाओं की भविष्यवाणी करने या इस तरह के कार्य करने में उनकी अक्षमता का रिजल्ट था, जो उनके सर्वोत्तम हितों की सबसे उचित सर्विस करता था। जो करने की जरूरत थी उसे करने के लिए उनमें विश्वास की कमी ही थी, जिससे वे वास्तव में डरते थे। इसके अलावा मार्क ने पाया कि उनके मेंटल फ्रेमवर्क को हर कीमत पर नुकसान से बचाने के लिए स्ट्रक्चर्ड किया गया था, और ऐसा करने के उनके बेताब प्रयासों में उन्होंने वास्तव में उन्हें बनाया था। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि हम में से किसी के पास भी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि हम एनवायरनमेंट में चल रही हर चीज के बारे में एक ही बार में जान सकें। एनवायरनमेंट संबंधी इंफॉर्मेशन जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसमें से वह इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्व रखती है। जैसा कि हम अपना अधिक से अधिक ध्यान कुछ प्रकार के इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, इसके महत्व के कारण हम उसी समय व्यवस्थित रूप से अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपनी अवेयरनेस से बाहर कर रहे हैं। मार्क ने उनसे बचने के बजाय नुकसान सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वे उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट इंफॉर्मेशन पर पॉजिटिवली फोकस्ड करने की बजाय जो अपॉर्चुनिटी के पोटेंशियल का संकेत देती है, वे उस इंफॉर्मेशन से अधिक चिंतित थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था। नतीजन किसी भी क्षण वे मौजूद अन्य संभावनाओं को अवसरों से संबंधित मार्केट इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा उनके ध्यान से पूरी तरह से छूट गया। जिस तरह से वे इन अवसरों को महसूस कर सकते थे, जो कुछ भी उन्हें मार्केट में अब हो रहा था उससे अपना ध्यान हटाने के लिए जो कुछ भी पैदा कर रहा था उसे जाने देना था। उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे क्या खो रहे थे, जब तक कि नुकसान के महत्व और गलत होने के बारे में उनका विश्वास बदलना शुरू नहीं हुआ। एक बार पर्सपेक्टिव में यह बदलाव होने के बाद उन्होंने मार्केट की व्यवहार विशेषताओं और उन विशेषताओं के बीच संबंधों को नोटिस करना शुरू कर दिया जिनसे वे पूरी तरह से बेखबर थे। एक पॉइंट पर उन्हें यह एहसास हुआ क्योंकि वे पहले ही सब कुछ खो चुके थे, तब उनके पास वास्तव में डरने के लिए कुछ भी नहीं था, और परिणाम स्वरूप उन्होंने अनजाने में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा कि कैसे बिना किसी नेगेटिव रिजल्ट के नुकसान को स्वीकार करें, जिसमें कोई गिल्टी, एंगर, शेम या सेल्फ पनिशमेंट ना हो। जैसे जैसे हारने का उनका डर दूर होता गया, वे एक अलग मार्केट देखने लगे और अनुभव करने लगे कि वे कुछ अलग थे। यह ऐसा था जिसे किसी ने उनकी आंखों से एक अनजान काली पट्टी हटा दी हो। उस समय तक उनका ट्रेड हमेशा
उनके डर से प्रभावित रहा था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बिना किसी डर के ट्रेड करना कैसा होगा या ऐसा कैसे किया जा सकता था। मार्क के लिए यह भी बहुत स्पष्ट हो गया था कि किस हद तक उनके सभी डर ने उन्हें यह समझने से रोक दिया था कि कुछ स्पष्ट रूप से डिफाइंड मार्केट और मनी मैनेजमेंट रूल्स का पालन करना इतना आवश्यक क्यों है। यह सब समझ में आने लगा था। उन्होंने जितना अधिक अपने रूल्स का पालन किया, उतना ही उन्होंने खुद पर भरोसा किया। जितना अधिक उन्होंने खुद पर भरोसा किया, उतना ही वे अपना ध्यान मार्केट बिहेवियर के माइक्रो रिलेशन पर केंद्रित कर सकते थे, ताकि मार्केट के बारे में नई चीजें सीखने में उन्हें बेहतर ट्रेडर बनने में मदद मिल सके। अंततः वे उन पॉजिटिव इफेक्ट्स का अनुमान लगा सके जो इन नए एटीट्यूड ने उनके पर्सपेक्टिव को बदलने और मार्केट के साथ चलने की उनकी एबिलिटी पर पड़ा। वे इस बात की जितनी कम परवाह करते थे कि वे गलत थे या नहीं, चीजें उतनी ही स्पष्ट होती गई। स्थिति में आना जाना आसान हो गया और अपने नुकसान को कम करके अगले अवसर का लाभ उठाने के लिए मानसिक रूप से अवसर उपलब्ध हो गया। जून 1982 तक मार्क अपने उन कस्टमर्स के लिए लगातार पैसा कमाना शुरू कर रहे थे जो अपने ट्रेड के लिए उन पर निर्भर थे। यह अधिकांश ट्रेडर्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन ठीक है। उनके जीतने वाले दिन अब जीत के हफ्तों और महीनों में बदल रहे थे। फिर अगस्त 1982 में किसी समय उन्होंने एक बुक लिखने या कम से कम एक सेमिनार करने के बारे में सोचा, ताकि अन्य ट्रेडर्स को समझा सकें कि उन्होंने अपने लिए क्या डिस्कवर किया था। एजुकेशन के फील्ड में मार्केट के बारे में ज्ञान एक निश्चित शून्य था। वास्तव में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो किसी व्यक्ति को यह समझने में मदद करे कि ट्रेडिंग में सक्सेस इतनी मायावी क्यों थी। मार्क ने अंतर्दृष्टि के गहरे लेवल पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एड्रेस किया। मार्क ने इस पुस्तक को उन लोगों को एड्रेस करने के लिए लिखा है जिनके बारे में उन्हें विश्वास है कि एक ट्रेडर के रूप में वे अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए नेसेसरी मेंटल स्किल्स सीखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अप्रोच का सीक्रेट एक नई थिंकिंग मेथोडोलॉजी सीखना है। तो अभी हमने बुक का चैप्टर 1 सुना, जिसमें मार्क डगलस अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यह बताते हैं कि यह बुक क्यों लिखी। हम अगले एपिसोड में बुक के दूसरे चैप्टर के बारे में सुनेंगे, जिसका नाम है एक नई थिंकिंग मेथोडोलॉजी क्यों सीखी जाए। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हिंदी ऑडियो बुक के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।